हम दो लड़कियों को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। सुनहरे बालों वाली लड़की पूछती है, अरे मिजुकी, क्या तुम सच में किसी लड़के के लिए स्कूल बदल रही हो? वो तो बड़ा ही किस्मत वाला लड़का है। उसकी मेज पर कुछ तस्वीरें रखी होती हैं। गोरी लड़की जिन पत्रिकाओं की ओर इशारा कर रही है, उनमें मौजूद लड़का ही मिजुकी का स्टार है। मिजुकी आईने के सामने खड़ी होती है, अपने आरामदेह घरेलू कपड़ों में। खैर, मुझे शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उसने क्या पहन रखा है। तभी वो अपने बाल काट लेती है। ये देखकर गोरी लड़की पूछती है, अरे, तुम अपने बाल क्यों काट रही हो? तुम तो बस स्कूल बदल रही हो। इसके बाद मिजुकी जापान की सड़कों पर एक पागल लड़की की तरह दौड़ती दिखाई देती है। स्कूल के पहले ही दिन देर नहीं होनी चाहिए। वो अपने नए स्कूल पहुंचती है, ओसाका प्राइवेट हाई स्कूल। लेकिन रास्ते में वो एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का उसे गिरने से पकड़ लेता है, मगर उसके मुंह से अजीब से शब्द निकलते हैं, तुम किसी लड़की जैसी लगती हो। किसी वजह से मिजुकी घबरा जाती है और बिना कुछ कहे उसके पास से दौड़ती हुई निकल जाती है। वो एक क्लासरूम के सामने रुकती है और शिक्षक व छात्रों से अपना परिचय देती है। मेरा नाम आशिया मिजुकी है। देर होने के लिए माफ़ कीजिए, मैं अमेरिका से आई हूँ। शिक्षक मुस्कुराते हैं, लेकिन बाकी लड़के अमेरिका से आई नई दोस्त को लेकर खुशी से हूटिंग करने लगते हैं। तभी वही लड़का, जिससे वो पहले टकराई थी, उसके पीछे आता है और उसके सिर के ऊपर उसका ब्रीफकेस पकड़ लेता है। हाँ, किसी तरह वो गिरते समय अपना बाग बाहर ही छोड़ आई थी। जैसे ही मिजुकी उसकी ओर देखती है, वो शर्मा जाती है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है, ये वही है। याद है गोरी लड़की के साथ हुई बात? हाँ, सानी इजुमी, यही उसका तथाकथित स्टार था। हालांकि अभी हमें पूरी तरह यकीन नहीं है, इसलिए अंत तक जरूर देखिए और बताइए कि आपका पसंदीदा पल कौन सा था। मिजुकी इस बात से बेहद खुश होती है कि वो इजुमी की ही क्लास में है। उधर इजुमी अपनी सीट पर बैठा अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, या यूं कहें कि उनकी पिछली छेड़छाड़ से चिढ़ा हुआ बैठा है। जो भी हो, वो आगे होने वाली घटना के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। मिजुकी इजुमी के सामने उसके दोस्तों के पास जाकर खड़ी हो जाती है और ऐलान कर देती है, मुझे तुम पसंद हो इजुमी, चलो दोस्त बनते हैं। अगले ही पल लड़कों की हूटिंग शुरू हो जाती है और मिजुकी को तुरंत पछतावा होता है। इजुमी अपना बैग उठाता है और बिना रुके बाहर निकल जाता है। हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मिजुकी घबराकर सोचती है। इजुमी पीछे मुड़कर बस इतना कहता है, माफ करना, लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। यहीं उसकी उसे रिझाने की कोशिश खत्म हो जाती है। फिर भी वो उसके पीछे पीछे जाती है ताकि सफाई दे सके कि उसका मतलब वो नहीं था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो जा चुका होता है। थोड़ा निराश होकर वो सोचती है, शायद अभी नहीं। लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी और अचानक हंसने लगती है। लड़के उसे हैरानी से देखते हैं। आखिरकार वो अकेले हंसती हुई किसी पागल की तरह ही लग रही होती है। तभी पीले बालों वाला लड़का उसके पास आता है और बात शुरू करता है, काफी कुछ कर डाला तुमने। मैंने आज तक किसी को स्कूल बदलते ही प्यार का इजहार करते नहीं देखा। काफी हिम्मत है तुम्हारी। मिजुकी तुरंत सफाई देती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस उससे दोस्त बनना चाहती थी। और अब तो वो मुझसे नफरत करने लगा होगा। पीले बालों वाला लड़का उसे दिलासा देता है, सब उसे लड़का ही समझ रहे हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम उसे लड़की ही कहेंगे ना। वो बस रूठा हुआ है। फिर वो अपना परिचय देता है, मैं नकात्सु शुइची हूँ। इस स्कूल में मुझसे तेज कोई नहीं। मैं फर्स्ट ईयर हूँ, लेकिन पहले से ही फॉरवर्ड हूँ। लोग मुझे फुटबॉल टीम का ज्वलंत युवा शेर कहते हैं। मिलकर खुशी हुई। जब मिजुकी हकलाने लगती है तो नकात्सु जोर से हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाने लगता है। इतनी डरपोक बनने की जरूरत नहीं। फिर नकात्सु खुद ही आगे बढ़कर मिजुकी को उसका डॉम दिखाने ले जाता है। संयोग से दोनों एक ही डॉम में रहते हैं। कुल 3 डॉम थे जो काफी ज्यादा माने जाते थे, लेकिन चूंकि कई छात्र खेल और लिबरल आर्ट्स स्कॉलरशिप पर आते थे, इसलिए ऐसा होना जरूरी था। नकात्सु की तरह वो भी खेल स्कॉलरशिप पर आया था और मिजुकी लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई कर रही थी, हालांकि स्कॉलरशिप पर नहीं। तभी अचानक नकात्सु अपना हाथ उसके कंधे पर डाल लेता है और शरारती लहजे में फुसफुसाता है, अरे, मैंने सुना है कि जहां तुम रहती हो वहां काफी अफवाहें हैं। क्या ये सच है कि वहां लोग ज्यादा तेज होते हैं? मिजुकी उसे उलझन में देखती है, किस मामले में? नकात्सु उसी शरारती आवाज में जवाब देता है, अरे भाई, वही तुम समझती हो ना, वो। मिजुकी को तुरंत समझ आ जाता है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से इस मामले में हर इंसान अलग होता है। नकात्सु उसे अपने साथ जमीन की ओर खींच लेता है। तो तुमने भी अभी तक नहीं किया? हाँ, कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। तुम जानती हो, ये हम लड़कों के लिए मायने रखता है। मतलब ये बहुत जरूरी होता है।
उसी पल कोई दूसरा लड़का नकात्सु की पीठ पर जोर से लात मारता है। प्राइवेट्स को प्राइड कैसे समझ लिया तुमने? संभलते हुए नकात्सु उसकी ओर मुड़ता है। हैं, क्या कर रहे हैं मिस्टर सैडिस्ट? चश्मा पहने वो आदमी बस हल्की सी मुस्कुराता है। ओह नकात्सु, कुछ ज्यादा ही मर्द बन गए हो, है ना? फिर उसकी नज़र मिजुकी पर पड़ती है। ओह, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। मिजुकी अपना परिचय देती है कि वो अमेरिका से ट्रांसफर होकर आई है। तब वो आदमी भी अपना परिचय देता है। मैं उमेदा हूँ, स्कूल का डॉक्टर। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन्फर्मरी आ जाना। इसके बाद वे सब डॉम तक पहुँचते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि मिजुकी उसी डॉम के उसी कमरे में रहने वाली है जहाँ उसका आइडल सानी इजुमी रहता है। नकात्सु समझाता है, वो लड़का इतने समय से पूरा कमरा अकेले इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए अब वो चिढ़ा हुआ है और अपनी चीज़ें हटाने से इनकार कर रहा है ताकि तुम्हारे लिए जगह बन सके। मिजुकी हैरानी से पीछे लड़खड़ा जाती है। उसके साथ कमरा साझा करना है? मुझे लगा था कि सिंगल रूम होंगे, वो हकलाते हुए कहती है। नकात्सु बस कंधे उचका देता है। मैंने भी यही सोचा था लेकिन तभी वो चौंक जाता है क्योंकि उसके पीछे अचानक कायाशिमा आकर खड़ा हो जाता है। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे पीछे इतनी लापरवाही से मत आ जाया करो। बेचारा नकात्सु, लगता है हर कोई उसे यूं ही डरा देता है। खैर, जो लड़का नकात्सु से टकराया था वही कायाशिमा है, उसका रूममेट। वे सभी एक ही क्लास में थे, लेकिन कायाशिमा जिस तरह मिजुकी को कुछ ज्यादा देर तक घूरता है, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। कुछ देर बाद कायाशिमा वहां से चला जाता है और नकात्सु मिजुकी को डॉम का पूरा दौरा करवाने लगता है। वो उसे ये भी बताता है कि वो कमरा नंबर 23 में रहता है। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो कभी भी आ जाना। अचानक यूजिरो नाम का एक कुत्ता दौड़ता हुआ आता है और प्यार से मिजुकी को जमीन पर गिरा देता है। कुछ ही पल में उसका मालिक कुत्ते को उससे दूर ले जाता है और नकात्सु हैरानी से कहता है, अजीब है, यूजिरो आमतौर पर सिर्फ लड़कियों के साथ ही इतना दोस्ताना होता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर अगर तुम कहो कि तुम लड़की हो तो मैं मान भी लूं। मिजुकी अपनी जगह पर जम जाती है, घबरा जाती है कि कहीं उसका भेद खुल तो नहीं गया, लेकिन नकात्सु बस कंधे उचका देता है, ये मानकर कि कुत्ते ने गलती कर दी होगी। फिर वो मिजुकी की छाती थपथपाता है, या यूं कहें उसकी कमी को। हाँ, नामुमकिन, वो हंसते हुए कहता है और वहां से चला जाता है। मिजुकी अपने साझा कमरे में प्रवेश करती है जहां इजुमी पहले से बैठा होता है। वो तुरंत उसके पास जाती है और माफ़ी मांगती है। पहले के लिए माफ़ करना, मैं बस दोस्त बनना चाहती थी, लेकिन मेरे शब्दों का मतलब कुछ और निकल गया। मैं बहुत समय से आपको एक हाई जंपर के रूप में देखती आई हूँ, लेकिन आपको यहाँ एक आम छात्र के रूप में देखकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगा था, हाँ, क्योंकि मैंने हाई जंप छोड़ दिया है। मिजुकी सदमे में चीख पड़ती है और उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर घुमा लेती है। तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों छोड़ दिया? इजुमी बिल्कुल भावहीन स्वर में जवाब देता है। क्यों? क्या छोड़ने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त चाहिए थी? हाथ हटाओ मुझसे। इतना कहकर वो चला जाता है। मिजुकी घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है, अब भी सदमे में। कुछ समय बाद वो अपना सामान खोल लेती है, लेकिन इजुमी अब तक वापस नहीं आया होता। वो उसे ढूंढने के लिए दरवाज़ा खोलती है, लेकिन लगभग एक लड़के से टकरा जाती है, नैनबा मियामी। वो दूसरे साल का छात्र है और इस डॉम का आरे यानी नए छात्रों को बसाने और नियम समझाने की जिम्मेदारी उसी की है। वो बताता है कि वो सिर्फ नमस्ते कहने और डॉम के नियम समझाने आया है। फिर बाहें मोड़कर वो कहता है, मैंने इसके बारे में पहले ही सुना था, लेकिन वो थोड़ा पास झुकता है। तुम सच में बहुत प्यारे हो। मिजुकी उसके पीछे पीछे गल्लारे में चलती है जब वो नियम बताने लगता है। तभी एक लड़का उससे टकराता है और गुस्से और घबराहट भरी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें स्कूल का आइडल बनने की मेरी जगह चुराने नहीं दूंगा। मिजुकी पूरी तरह उलझ जाती है, ये क्या कह रहा है? वो लड़का पोस्टर दिखाता है। एक पोस्टर उसी लड़के का होता है जो पहले स्कूल का आइडल माना जाता था, और उसके ठीक बगल में मिजुकी का चेहरा। अब वो उसकी प्रतिद्वंदी बन चुकी थी स्कूल आइडल के खिताब के लिए। मिजुकी सतर्क हो जाती है और तय करती है कि अब से ज्यादा सावधान रहेगी। तभी नकात्सु दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि वो उसे ढूंढ रहा था ताकि साथ में खाना खा सकें। लेकिन नकात्सु मियामी को लेकर थोड़ा सतर्क लगता है। वो पूछता है, तुम उससे क्या बात कर रही थी? मिजुकी सीधा साधा जवाब देती है और दोनों साथ चलने लगते हैं। नकात्सु आगे कहता है, तुम जैसी गुड़िया सी शक्ल वाले लोग तो उससे बात करके ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इधर मियामी ने ये सब सुन लिया होता है और झुंझलाहट में दीवार पर हल्की मुक्का मारता है। हाँ हाँ बिल्कुल, लड़के मेरी स्ट्राइक जोन में आते ही नहीं। अचानक मिजुकी नकात्सु से माफी मांगकर नीचे चली जाती है। वहां वो इजुमी को एक पेड़ की छाल से टिके हुए सोता हुआ पाती है। यूजिरो भी वहीं होता है। वो गेंद फेंककर यूजिरो का ध्यान भटका देती है ताकि वो और इजुमी अकेले रह सकें। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है और सोचती है, सोते हुए भी वो कितना शांत लगता है।
वो उसके बगल में बैठ जाती है, फिर थोड़ा और पास, इतना पास कि उसकी गाल को उंगली से छू सके। वो बुदबुदाती है, मुझे सच में तुम्हें हाई जंप करते हुए बहुत पसंद था। तभी इजुमी का सिर झुकने लगता है और मिजुकी उसे गिरने से बचाने के लिए थाम लेती है। वो सोचती है कि अभी तो वो सुरक्षित है, वो जागा नहीं है, लेकिन आखिरकार उसका सिर मिजुकी के कंधे पर टिक जाता है। मिजुकी शर्मा जाती है। तभी यूजिरो गेंद पकड़कर लौट आता है और उछलते हुए इजुमी को मिजुकी के ऊपर गिरा देता है, और इसी से इजुमी की नींद खुल जाती है। इजुमी उसे शक भरी नज़र से देखता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिजुकी जल्दी से कहती है, यूजिरो ने तुम्हें गिरा दिया। मैंने तुम्हें यहाँ देखा और ऐसे ही ठंड में सोने नहीं दे सकती थी। मैं तुम्हें जगाना चाहती थी, लेकिन तुम इतनी शांति से सो रहे थे कि कर नहीं पाई, तो मैंने सोचा हवा रोक दूं। इजुमी की आंखें फैल जाती हैं, फिर वो जोर से हंस पड़ता है। तुम सच में अजीब हो, वो कहता है। लेकिन मिजुकी के मन में एक ही सवाल गूंजता रहता है, इजुमी ने हाई जंप क्यों छोड़ा? फिर दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि छात्र ट्रैक और खेल गतिविधियां कर रहे हैं। मिजुकी 100 मीटर की दौड़ इतनी तेजी से पूरी करती है कि वो नकात्सु का रिकॉर्ड तक तोड़ देती है। इसे देखकर सॉकर टीम का कप्तान जूसो हयातो उसके पास आता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। इसके बाद तो एक के बाद एक कई टीमों के कप्तान उसके पीछे पड़ जाते हैं। टेनिस टीम का कप्तान, बास्केटबॉल टीम का कप्तान और भी कई, सब उसे अपनी अपनी टीम में भर्ती करना चाहते हैं। वे सब मिलकर गलियारों में उसका पीछा करते हैं। किसी तरह मिजुकी उनसे बच निकलती है और स्कूल के बाहर छिप जाती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो चले गए हैं तो वो राहत की सांस लेती है। लेकिन जैसे ही वो आसपास देखती है, उसे जमीन पर सोता हुआ इजुमी दिखाई देता है। मिजुकी हैरानी से उसे देखती है। सच में ये लड़का कहीं भी सो सकता है, लेकिन वो उसे घूरती ही चली जाती है। उसे पता भी नहीं, वो झुकती चली जाती है, और करीब और करीब। तभी अचानक उसे होश आता है। वो तुरंत पीछे हट जाती है, शर्म से लाल हो जाती है और खुद पर चौंक जाती है। मैं अभी क्या करने वाली थी? उसी पर टीम कप्तानों की आवाज़ें फिर से गूंजने लगती हैं। वे उसे ढूंढ रहे होते हैं और इजुमी की नींद खुल जाती है। एक कप्तान इजुमी को देख लेता है, लेकिन मिजुकी को नहीं। वो उससे पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। इजुमी झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उसने मिजुकी को दूसरे भवन की ओर जाते देखा था। सब कप्तान उधर चले जाते हैं। अरे वे चले गए, इजुमी उसकी दिशा की ओर देखते हुए कहता है, लेकिन मिजुकी तब तक वहां से जा चुकी होती है। इधर मिजुकी इमारत से निकलते हुए खुद से बुदबुदाती है, मैं इसलिए भाग आई क्योंकि मैं उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। तभी वो नकात्सु को सॉकर खेलते हुए देखती है। नकात्सु उसे चुनौती देता है, एक ही शॉट में गोल करके दिखाओ, मैं गोलकीपिंग करूंगा। मिजुकी बिल्कुल प्रभावित नहीं होती और झुंझला कर जवाब देती है, मैं तुम्हारे साथ इस तरह भिड़ूं, इसकी जरूरत ही क्या है? नकात्सु आंखें तरेड़ते हुए कहता है, क्योंकि तुम एक आदमी हो और जब किसी आदमी को चुनौती दी जाती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। मिजुकी चुनौती स्वीकार कर लेती है। दोनों खेलना शुरू करते हैं। उसी समय दूसरी ओर से चलता हुआ इजुमी ये सब देख लेता है। खेल के दौरान नकात्सु गलती से मिजुकी को जोर से टक्कर मार देता है और वो गिर जाती है। नकात्सु और इजुमी दोनों घबराकर उसकी ओर दौड़ते हैं। इजुमी मिजुकी को अपनी बाहों में उठा लेता है, जबकि नकात्सु स्कूल के डॉक्टर को बुलाने के लिए इन्फर्मरी की ओर दौड़ता है। मिजुकी को गोद में उठाए हुए इजुमी की आंखें अचानक फैल जाती हैं। उसे कुछ नजर आता है, लेकिन वो क्या था ये हमें अभी नहीं पता। स्कूल डॉक्टर उमेदा उसका इलाज पूरा करता है। सौभाग्य से ये सिर्फ हल्का सा कंकशन यानी सिर की हल्की चोट होती है। मिजुकी होश में आती है, लेकिन उमेदा नकात्सु को बाहर निकाल देता है और इजुमी भी चुपचाप वहां से चला जाता है। मिजुकी तुरंत बिस्तर से उठ जाती है और वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उमेदा पर्दा खोलते हुए उसे रोकता है। क्या तुम्हारे सिर में सब ठीक लग रहा है? हाँ, मिजुकी जवाब देती है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। अब तो वो बाहर निकलने के लिए खड़ी होती है, लेकिन उससे पहले ही उमेदा उसे इन्फर्मरी के बिस्तर और रेलिंग के बीच घेर लेता है। उसके हाथ बिस्तर की रेलिंग पर टिके होते हैं। वो गंभीर स्वर में कहता है, तो फिर अब जब तुम्हारा दिमाग इतना साफ है तो शायद तुम इसका जवाब दे सको, हमारे स्कूल में तुम जैसी लड़की क्या कर रही है? और इसी सवाल के साथ एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं आगे की कहानी भी जारी रखूं, तो कृपया कमेंट करना।